वेलकम टू एवरीवन। आपके पास एक इशू ऑफ लॉ ऐसा आता है कि जिसमें कि आपने आपने जो क्लेम मांगा था, मतलब जो आपने रिलीफ कोर्ट से मांगी थी, उस रिलीफ में आपने जो कंपनसेशन कोर्ट से मांगी थी वो 1 करोड़ की थी। ठीक है, और आपने ना 32 ईयर्स के बाद बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट इन अ प्लेंट, क्या आप उस रिलीफ में आप उस जो भी कंपनसेशन आपने 1 करोड़ का मांगा था, क्या आप उसको इन्हेंस करवा सकते हैं जिसका अमाउंट 4 करोड़ से भी अबव हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं हम 32 ईयर्स बाद उसको इन्हेंस करवा रहे हैं बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट इन अ प्लेंट। तो क्या यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है वो ये क्लेम रेज कर सकती है कि यहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द सीपीसी का बार अप्लाई होगा। क्योंकि आप एक बार जानते होंगे, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो मैंने बता रखी है कि ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द सीपीसी ये बार करती है कि अगर कोई सेम कॉज ऑफ एक्शन है, उसी सेम ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड अगर आपने प्रीवियस सूट में उसी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितने रिलीफ बन सकते थे और आपको पता भी था कि ये रिलीफ मांगा जा सकता है और आपने कोर्ट से नहीं मांगा, बट आपने फर्दर सब्सिक्वेंट सूट में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अगर आप रिलीफ मांग रहे हैं, दूसरा कोई रिलीफ जो आप प्रीवियस सूट में मांग सकते थे कोर्ट से, तो आपको कोर्ट वहाँ पे आपकी उस रिलीफ की एप्लीकेशन और जो अपना सेकंड सूट आप फाइल कर रहे हैं उसको कोर्ट क्या करती है, डिसमिस कर देती है। यहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 का बार अप्लाई हो जाता है। तो क्या अगर प्लेंटिफ ने अमेंडमेंट कोर्ट के पास अमेंडमेंट सीख किया, अमेंडमेंट इन प्लेंट, कि जो उन्होंने प्रीवियस जो मतलब जो उन्होंने सूट में कंपनसेशन मांगा था उसको इन्हेंस कर दिया जाए, तो क्या हुआ था इस केस में अपोजिट पार्टी ने ये रेज किया था कि यहाँ पे अमेंडमेंट इन सूट फॉर द क्लेमिंग ऑफ द रिलीफ किस रिगार्डिंग कर रहे हैं, इन्हेंसमेंट ऑफ रिलीफ, मतलब इन्हेंसमेंट ऑफ कंपनसेशन रिलीफ। जो उन्होंने रिलीफ मांगा ना, कंपनसेशन का रिलीफ, उसमें वो इन्हेंस करवाना चाहते हैं बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट इन प्लेंट। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 का बार अप्लाई हो जाएगा, तो नहीं, कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया कि जो ऑर्डर 2 रूल 2 का जो बार अप्लाई होता है वो सब्सिक्वेंट सूट में होता है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, और वो रिलीफ आप प्रीवियस सूट में मांग सकते थे, तो आपने दूसरा सूट फाइल करके सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आपने उस रिलीफ को पहले ना मांग कर दूसरा सूट आप फाइल करके उस रिलीफ को मांग रहे हैं, तो वहाँ पे वो बार अप्लाई हो जाता है ऑर्डर 2 रूल 2 का। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जो अमेंडमेंट इन प्लेंट जो एप्लीकेशन मूव किया जाता है ना प्लेंटिफ के द्वारा, वो कॉन्टिन्यूएशन में होता है, ओरिजिनल सूट का। तो यहाँ पे कोई सब्सिक्वेंट सूट की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बार अप्लाई नहीं होगा। प्लस कोर्ट ने ना इस जजमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दिए थे, जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना हो सकता है कि आप ना अगर अगर कोई भी हो जो कि मेंस का अगर आंसर राइटिंग लिख रहा हो, तो उसमें इनमें से आपको जितने पॉइंट्स भी याद आ जाएंगे ना, तो आप ना वहाँ पे बता सकते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट इन प्लेंट से रिगार्डिंग प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए थे। तो आप जितने भी पॉइंट्स आपको लर्न हो तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला गया था ना कि 31 या 32 ईयर्स बाद उन्होंने कंपनसेशन में इन्हेंस करवाया था कोर्ट से। पहले 1 करोड़ समथिंग था, उसको उन्होंने 4 करोड़ का इन्हेंस करवाया था कोर्ट से, जो अमेंडमेंट इन प्लेंट के द्वारा। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जो 32 ईयर्स के बाद उन्होंने जो मांगा ना अमेंडमेंट के थ्रू और कंपनसेशन को और बढ़ाने की बात, तो यहाँ पे कोर्ट ये देखेगी कि प्रीजुडाइस नहीं होना चाहिए अपोजिट पार्टी का। तो अगर प्रीजुडाइस नहीं हो रहा है तो कोर्ट वहाँ पे अपोजिट पार्टी का नहीं हो रहा है तो कोर्ट वहाँ पे अमेंडमेंट अलाउ कर देती है। प्लस कोर्ट ने एक बात और बोली कि जो अपोजिट पार्टी ने इशू रेज किया था कि इसमें बार अप्लाई होना चाहिए ऑर्डर 2 रूल 2 का, तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 का बार अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो सब्सिक्वेंट सूट में होता है। और जहाँ तक बात रही कि 32 ईयर्स बाद का पीरियड, कि उन्होंने इतने लंबे पीरियड के बाद मांगी, तो कोर्ट ने यहाँ बोला कि वो जस्टिफाई है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने सूट फाइल किया था ना, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि प्लेंटिफ को पता था कि ये कितना लंबा पीरियड ये सूट चलेगा। तो प्लेंटिफ को पता नहीं था, और ये सूट तो बहुत लंबा पीरियड चलता है ना, कोई भी अगर आप देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट तो बहुत ही ज़्यादा एक ड्यूरेशन लेता है वो सूट। तो उस टाइम जितना उसको लगा, जितना कि वो प्रिडिक्ट कर सकता था, मतलब एक होता है ना कि एक प्रिडिक्टेड अमाउंट और जितना वो फिक्स कर सकता था अपने अकॉर्डिंगली, उसने उतना उस सूट प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए उसने कंपनसेशन मांगा था। बट जब इतना लंबा केस चला तो उसकी सूट की जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू भी तो इन्हेंस हुई ना। तो वो जो क्लेम मांग रहा है ना इन्हेंसमेंट का, वो जस्टिफाई है। यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है डिफेंडेंट, उसको कोई प्रिजुडाइस नहीं होगा। तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ
यहाँ पे 31 ईयर्स बाद भी ना अमेंडमेंट इन प्लेन अलाउ कर दिया था कंपनसेशन के रिलीफ को इन्हेंस करने के लिए। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये ना लैंडमार्क जजमेंट है 2021 या 2022 का है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन प्लेन। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि एट एनी स्टेज, मतलब एट एनी स्टेज कोर्ट अलाउ कर सकती है अगर जस्टिफाई है। तो वहाँ पे लिमिटेशन का जो है ना पीरियड लंबा टाइम का, वो कोर्ट नहीं देखती है, बस ये देखेगी कि अपोजिट पार्टी का ना वहाँ पे प्रिजुडाइस ना हो और जस्टिफाई हो उसका लेट से एप्लीकेशन मूव करना इन अमेंडमेंट इन प्लेन। तो यहाँ पे प्लेंटिफ का जो रेस था ना वो जस्टिफाई था, इतने लेट पीरियड के बाद वो अमाउंट मांगना, कंपनसेशन का रिलीफ को इन्हेंस करवाना, और दूसरे साइड दूसरे पार्टी को भी प्रिजुडाइस यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मेंस में। इस जजमेंट में और भी इशू ऑफ लॉ थे, बट मैंने सोचा कि मैं एक इशू ऑफ लॉ पे एक पॉइंट को आपको समझाऊं कि जिससे कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग में हेल्प हो जाए, प्लस अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएं सीपीसी में तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। और क्योंकि इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट की भी सेक्शंस इन्वॉल्व थी, तो वो मैं आपको फर्दर वीडियो में समझा दूंगी कि कैसे क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट की सेक्शन इन्वॉल्व थी, तो आपको बहुत हेल्प होंगी। मैं चाहती हूँ ना कि आप ना प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें, आप डरे नहीं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। कि मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक लॉयर हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट्स मतलब मतलब जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक एडवोकेट तो है ना, तो आप केस को सॉल्व करना भी सीखें कि कैसे केस को सॉल्व किया जाता है। आप जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट बिल्ड कीजिए। मैंने जो ये जजमेंट्स आपको बोला है, मतलब जिस जजमेंट का मैंने एक इशू ऑफ लॉ को आपको समझाया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से भी इस जजमेंट को पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल्दो मैंने जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि मैं आपको और भी इशू ऑफ लॉ पे डिस्कस कर दूंगी इस जजमेंट पे, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से भी ना केसेस को समझना सीखें कि कैसे केस को कोर्ट जो होती है कैसे अप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्स को अप्रिशिएट करती है, देन कोर्ट कैसे वहाँ पे लीगल प्रोविजंस को अप्लाई करती है, देन कोर्ट कैसे जजमेंट देती है। तो ये जब आप जजमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होगा, प्लस आप ना उन सारे पॉइंट्स को ना अगर आपके पास एग्जामिनेशंस में भी आते हैं आपके पास क्वेश्चंस, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। प्लस मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप जुडिशरी के एग्जामिनेशंस को क्रैक भी कर दीजिएगा, तो कल की डेट में जब आप खुद एक जज बनिएगा तो आपके भी जजमेंट्स देने में ये सारे पॉइंट्स बहुत हेल्प होंगे, क्योंकि आप आफ्टर ऑल आपको भी जजमेंट डिलीवर करना है अगर आप जज बन रहे हैं तो अभी से क्यों ना आप जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट लाएं कि आप जब एक आप जुडिशियल ऑफिसर बने तो आप एक बहुत अच्छा जजमेंट पास करें। क्योंकि जजमेंट को लिखना ना एक कला है, मैं बोलूँगी एक, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि आंसर राइटिंग एक स्किल है, आर्ट है, सेम ऐसे ही जजमेंट को लिखना एक आर्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं सीनियर क्या ऑनेबल जस्टिस और जजेस से ही सीखें कि जजमेंट कैसे डिलीवर किया जाता है। बुक में तो हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, बट जजमेंट लिखना और फैक्ट्स को अप्रिशिएट करके जजमेंट को डिलीवर करना वो हम जजमेंट से सीखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई पॉइंट्स रह रहे हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने सम एक्सटेंट तक कुछ वैल्यू ऐड किया हो। थैंक यू सो मच।